हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग हमारे नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेसिक प्रिंसिपल के बारे में यानी कि गॉस लॉ के बारे में सीखेंगे। अब ये गॉस लॉ क्या होता है इसके बारे जानने से पहले आप लोग मेरे पुराने इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ये टॉपिक जाने बिना आप इस चैप्टर को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। अब ये गॉस नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया ऐसा जिस वजह से हम लोगों को ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कि इसे चैप्टर का एक अहम हिस्सा माना जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। क्या होता है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे आपको एक छोटा सा ये पूरा का पूरा स्फीयर दिख रहा होगा डायग्राम में। ये क्या है, एक प्रकार से छोटा सा चार स्फीयर है और इस चार स्फीयर को मैं हॉलो स्फेरिकल शेल भी बोलता हूँ। अब ये हॉलो स्फेरिकल शेल में एक आपको पॉइंट याद रखना है कि कोई भी चार्जेस इसके सरफेस के अंदर मैंने नहीं बनाए, सारे के सारे चार्जेस इसके सरफेस के ऊपर ही बनाए हुए हैं। तो आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन याद रखनी है। फिर मैंने क्या किया है, इस स्फेरिकल शेल से एक सर्टेन डिस्टेंस पे आपका एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अब इस टेस्ट चार्ज पे क्या करना है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस से पढ़ते आए हुए हैं कि सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को एक तो रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा। अब दोनों के दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव सोर्स चार्ज है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है। पर हम लोग जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक में पढ़ते थे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये पढ़ा था कि उसके आजू बाजू हम लोग एक छोटा सा एरिया बनाते थे और उस एरिया के जरिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस अपने टेस्ट चार्ज की तरफ लेके आता था। पर गॉस का कहना क्या है, गॉस का कहना यह है कि आप छोटा सा एरिया ना बना के आप पूरा ही उसके आसपास एक पूरा उसी के शेप का क्लोज सरफेस एरिया बना दीजिए और उस क्लोज सरफेस एरिया के अंदर में जितने भी चार्जेस होंगे वो सब मिलकर उसके ऊपर एक रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स बनाएंगे। और इसी स्टेटमेंट के ऊपर गॉस लॉ ने अपना पूरा लॉ बनाया। गॉस लॉ ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को छोटा ना लेके पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिया है। अब उसको मैं आपको स्टेटमेंट के जरिए समझाना चाहता हूँ। स्टेटमेंट ये है कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। अब क्लोज सरफेस कौन सी दिख रही है, ये स्फेरिकल शेल। ये स्फेरिकल शेल क्या है, आपकी एक क्लोज सरफेस है जिसे नाम दिया जाता है गॉसियन सरफेस का। अब ये कोई भी शेप का हो सकता है, बस आपका सरफेस क्लोज होना चाहिए। मैंने यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा है स्फेरिकल होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए, ट्रायंगल होना चाहिए, प्रिज्म होना चाहिए, ऐसा कोई भी शेप नहीं। आपका सरफेस क्लोज होना चाहिए और उस क्लोज सरफेस के अंदर में जितने भी चार्जेस आएंगे वो सारे चार्जेस मिलकर उस टेस्ट चार्ज के ऊपर रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि एक गॉसियन सरफेस बना दिया और उसके ही अंदर में क्या है, आपका एक अपना सोर्स चार्ज है। अब गॉसियन सरफेस क्या कहता है या गॉस लॉ क्या कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके प्रोपोर्शनल डायरेक्ट है, जितने भी चार्जेस आपके इस हॉलो स्फेरिकल शेल के सरफेस पर रहेंगे उन सभी चार्जेस के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैंने लिखा भी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ऐड की गई है, वो है 1/ε0। अब ये 1/ε0 क्या करता है, मीडियम बनाता है। एग्जाम्पल के जरिए अगर गॉस लॉ अगर आप अपने नॉर्मल मीडियम में यूज़ करने जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। गॉस लॉ को यूज़ करने के लिए आपको एक स्पेशल काइंड ऑफ मीडियम चाहिए जो कि होना चाहिए वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस, और उसी को शो करने के लिए यहाँ पे ये बताया गया ε0। ये ε0 का मतलब ये होता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, कि आपकी फ्री स्पेस में परमिटिविटी मिलना। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि गॉस लॉ एप्लीकेबल तो है, पर गॉस लॉ एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ फ्री स्पेस के अंदर। और इसके पहले वाले चैप्टर में इस ε0 का वैल्यू भी आपको दे चुका था। ε0 का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। जिन्हें पुराना वीडियो नहीं देखा, जिन्होंने पुराने चैप्टर के, तो उनके लिए मैंने ये यहाँ पे उसका वैल्यू लिख दिया है और बाकी सबको ऑलरेडी नोन है। तो अब हम लोग ये गॉस लॉ का जो फॉर्मूला है Q/ε0, ये Q/ε0 आया कैसे, क्योंकि हम लोगों ने जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पे फ्लक्स का एक फॉर्मूला था EdA या फिर EA cos थीटा। याद होगा आपको, अगर आपने रिवाइज किया होगा या मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको याद आ गया होगा, अदरवाइज चेक कर लीजिएगा। तो हम लोग ने वो फॉर्मूला पढ़ा था। तो बस अब यहाँ पे देखो फ्लक्स का फॉर्मूला चेंज हो गया। अब ये फ्लक्स का फॉर्मूला ये ऐसा कैसे आया, उसका प्रूफ मैं आपको देता हूँ। नीचे देखो, सबसे पहले मान लो एक पूरा का पूरा पॉइंट चार्ज या फिर एक हॉलो स्फेरिकल शेल, और उस हॉलो स्फेरिकल शेल में सारे के सारे चार्जेस कहाँ है, उसके सरफेस पे, जो मैंने आपको डायग्राम के ऊपर शो किया। जो भी आपका कोई भी प्रूफ रहेगा या फिर आपका एक्सप्लेनेशन रहेगा, डायग्राम को देख के ही बताना है। कोई आपको बुकिश लैंग्वेज मत यूज़ करना। डायग्राम में जो आपको दिख रहा है उसी हिसाब से आपको पॉइंट्स बनाने। तो पहला पॉइंट आई थिंक सो आपको समझ गया। पॉइंट नंबर 2 देखो। पॉइंट नंबर 2 में क्या है, हम लोग मान लेते हैं
क्या मानते हैं कि एक पॉइंट चार्ज रखा है। अब वो पॉइंट चार्ज दिख रहा है क्या, यहाँ पे मैंने पॉइंट चार्ज लिया, उस पॉइंट चार्ज को नाम भी दिया है P। एक पॉइंट चार्ज दिखा है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R। यहाँ से इस सोर्स चार्ज से उसकी दूरी कितनी है, स्मॉल r की है। अब यहाँ पे कैपिटल R मैंने क्या किया है, जो हमारा होलो स्फेरिकल शेल है उसको कैपिटल R दिया है, और आपका जो पूरा का पूरा पॉइंट चार्ज है उसकी दूरी को मैंने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगर आपको गॉस लॉ अप्लाई करना है तो आपको गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। तो ये जो भी डॉटेड पूरा क्लोज सरफेस एरिया दिख रहा है वो आपका गॉसियन सरफेस है, और ये गॉसियन सरफेस ये बताएगा कि कितने चार्जेस आपके उस टेस्ट चार्ज के अराउंड है। सपोज अगर एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा अगर हुआ कि यहाँ पे कोई चार्ज बच रहे, ये दिख रहा है ये चार्जेस, और ये गॉसियन सरफेस के बाहर है, तो इन चार्जेस को गॉस लॉ क्या बोलता है कि ये चार्जेस उस टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये चार्जेस मेरे क्लोज सरफेस एरिया के अंदर नहीं है। तो सबसे अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट रूल क्या है कि इनके सरफेस के अंदर में जितने भी चार्जेस आएंगे ये सिर्फ उन्हीं को अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाते हुए दिखाएंगे, किसके तरफ, आपके टेस्ट चार्ज की तरफ। तो ये पॉइंट ज़रूर ध्यान रखना। उसके बाद हमने गॉसियन सरफेस बनाने के बाद अब आगे चलते हैं कि उसके एक्सप्लेनेशन की तरफ कि उन्होंने किस तरह से गॉस लॉ का पूरा स्टेटमेंट बताया। हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमने क्या किया, एक छोटा सा वहाँ पे अगर आपको डायग्राम दिख रहा होगा तो डायग्राम में आपने देखा है कि मैंने छोटा सा एरिया बनाया। वो छोटा सा एरिया क्या दिखाता है, वो छोटा सा एरिया दिखाता है कि आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स शो करने के लिए आपको एक छोटा सा स्मॉल एरिया अराउंड दी हमारे पॉइंट चार्ज के अराउंड बनाना पड़ता है, ताकि हम लोग शो कर सके कि कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उसके ऊपर लग रही है, वो रिपेल करने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए। तो हम लोगों ने उसी आधार पे फॉर्मूला लिया है EDA cos थीटा। DA लेने के पीछे का कारण क्या है, छोटा सा एरिया है, इसलिए DA रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल एरिया। cos थीटा के लिए मैंने एक रीज़न दे दिया जो हम लोगों ने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा है कि cos थीटा क्या काम करता है, E और DA के बीच का एंगल बताने का काम करता है। वहाँ पे आपने अगर पुराना डायग्राम देखा होगा तो पुराने डायग्राम में आपको दिख रहा था कि किस तरह से मैंने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बनाई थी सरफेस को परपेंडिकुलर, और आपका जो फ्लक्स एरिया बन रहा था वो ऐसा था, तो उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड इस तरीके से आपकी लाइन निकलेगी। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन देखी तो वो भी इधर थी, आपकी फ्लक्स एरिया की लाइन देखी तो वो भी इधर थी। ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। पैरेलल होने की वजह से इन दोनों के बीच में एंगल जो बनेगा वो होगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री में कॉस की वैल्यू होती है 1। इसलिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको दिया है फ्लक्स इक्वल्स टू EDA। अब यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया कि इतना एरिया में इतना फ्लक्स यूज़ हो रहा है ताकि उसके ऊपर इंटेंसिटी लगा सके। हमको निकालना है पूरे के पूरे स्पीयर का कितना इंटेंसिटी उसके ऊपर यूज़ होता है, ताकि आपको टोटल चार्ज क्या लग रहा है, कितना ताकत से वो उसके ऊपर अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, इसका टोटल फ्लक्स निकालना है। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम लोगों ने मान लिया कि हमें फाइंड करना है टोटल फ्लक्स, और इसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, गॉस लॉ। गॉस लॉ का यूज़ करते हुए मैंने लिखा फ्लक्स टोटल। एक चीज़ याद रखना, कभी भी फिजिक्स में हम लोग छोटी छोटी सी चीज़ों को ऐड करते हैं तो उनके लिए हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन तभी अप्लाई होगा जब आप छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स को ऐड करके एक बड़ा लार्ज एलिमेंट का निर्माण करते हो। तो यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे फ्लक्स एरिया को ऐड करके एक पूरा स्पीयर बना रहे, और इस स्पीयर बनाने के लिए हम लोग वहाँ पे एक एक को ऐड करते नहीं बैठने वाले, डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन दे दो, EDA लगा दो। अब यहाँ पे E कांस्टेंट टर्म है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, DA का। यहाँ पे अगर आप चाहो, ये देखो मैथ्स में अगर जाओगे तो दो प्रकार के इंटीग्रेशन है, एक इंडिफिनाइट और डेफिनाइट। फिजिक्स में कभी भी आप इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन का यूज़ नहीं करते। तो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो यहाँ पे 0 से A यानी 0 एरिया से लेकर मैक्सिमम एरिया तक आप लिख सकते हो, और उसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा EDA का सीधा सीधा A। मैंने यहाँ पे जगह कम होने की वजह से नहीं लिखा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको A लिख सकते हो। ये आपका एक स्टेप बढ़ा सकते हो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो। अदरवाइज़ अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको इजीली समझ गया कि मैंने यहाँ पे किया क्या। अब यहाँ पे ये A हो गया। A होने के बाद आपके पास एरिया किसका है, स्पीयर का। अगर आप स्पीयर का एरिया ले रहे हो तो इसमें क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², इसलिए मैंने 4πr²। अभी यहाँ पे r की वैल्यू के लिए है क्योंकि सोर्स चार्ज जो है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना रहा है, और उसी के लिए हम लोग ने पूरा गॉसियन सरफेस और ये तामझाम किया हुआ है, इसलिए टेस्ट चार्ज का कोई भी r की वैल्यू हम लोगों ने इंक्लूड नहीं की है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4πr² ले लिया। आपके पास E का फॉर्मूला है kq/r², जो कोई हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस में पहले ही पढ़ चुका है, और उसकी वैल्यू को मैंने क्या किया, k की वैल्यू को ओपन अप कर दिया, जिसको लिख लिया 1/4πε0, क्योंकि 4πr² यहाँ पे देख रहे हो कैंसिल हो रहा है, और अल्टीमेटली आपको मिल गया कि गॉस लॉ ने जो हमने को फॉर्मूला दिया वो किस तरह से आया, आप देख सकते हैं बोर्ड पे।
और इस तरीके से ये है पूरा गॉस लॉ और उसका पूरा का पूरा स्टेटमेंट एंड प्रूफ। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो मैक्सिमम 3 मार्क का आएगा और मुझे लगता है अब आपको उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा गॉस लॉ के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो याद रखिए, इसे रिवाइज कीजिए और अगर कोई दिक्कत जाती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। अब हम लोग इसके अगले टॉपिक में क्या करेंगे, गॉस लॉ के रहने वाले तीनों एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।